बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तो सुबह 7 बजने ही वाले हैं और कुछ ही सेकंड में वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि 49 अहम सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 7 बज चुके हैं विजेंद्र, वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल ये कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 49 सीटों पर 8 राज्यों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। और इस दौरान कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप जरा देखिए, अगर आप शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से श्वेता, तो राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, ब्रजभूषण के बेटे, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जब आप बिहार की तरफ जाएंगे तो चिराग पासवान, पशुपति पारस, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जब आप जाएंगे तो कल्याण बनर्जी जैसे चेहरे चुनावी मैदान के अंदर है। और आज अच्छी चीज यह है कि सिर्फ सेलिब्रिटी नेता ही वोट मतलब सेलिब्रिटी नेताओं के चेहरों पर ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज खुद वोट डालते नजर आएंगे क्योंकि मुंबई सेंट्रल के अंदर भी चुनाव। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की कुल 13 सीटें हैं जिस पर मतदान आज हो रहा है। और सुबह 7 बजे से जिस तरह से शुरुआत हुई है, 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुका है। हालांकि उससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से कतार में कई दिग्गज चेहरे नजर आ रहे थे जो इंतजार कर रहे थे कि बस 7 बजे और वोटिंग शुरू हो ताकि हम अपने वोट मत का प्रयोग कर सके और उसके बाद अपने काम में लग सके। क्योंकि गर्मी का वक्त भी है, सुबह सुबह से कतारें भी नजर आती है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जो पहला और दूसरा वोटिंग परसेंट आता है, जो 9 बजे की हम बात कर ले या 11 बजे तक का, क्योंकि वो बहुत कुछ तय करता है। और 5वां चरण है, महत्वपूर्ण चरण है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि वोटिंग पर्सन यहां पर और ज्यादा बढ़कर है। हालांकि हर चरण में हमने देखा कोशिशें लगातार जारी रही लेकिन कामयाब होते हुए नहीं नजर आए कि लोग उत्साह के साथ या फिर उल्लास इस बात का हो कि भाई वोटिंग पर्सन इस बार चरण में तो बहुत अच्छा आया है। उस बात का इंतजार आज 5वें चरण में भी रहेगा। 5वां और 6ठा चरण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े चेहरे हैं वो 5वें और 6ठे चरण के अंदर ही हैं। और ऐसे में ये वाकई में माना जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि बड़े चेहरे होते हैं तो लोगों में रुझान होता है, लोगों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट कितना बरकरार रहेगा। और यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है श्वेता कि जिन 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आप 2019 में आइए, इन 49 में से 39 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और शिवसेना दोनों ने चुनाव को जीता। 32 पर बीजेपी और 7 पर शिवसेना जीती। हालांकि शिवसेना अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है तो वहां महाराष्ट्र की सियासत किस तरीके की रहेगी बता पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी और अभी रायबरेली को लेकर फोकस है। आज वोट डालेगी। सुबह सुबह हम देख रहे हैं आप दर्शन करके टीका लगा के बकायदा आप निकल गए हैं, सड़कों पर अपनी जनता से मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं और क्या मन में लेकर चल रहे हैं सर आज? नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। हाँ। जो चीज़ जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर आप भी पुराने एक तरह से वेटरन हैं अगर देखा जाए तो। इतना चुनाव कैंपेनिंग निकल गया, तमाम लोग आए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता आए। क्या सोच रहे हैं आप, किस दिशा में जनता सोच रही है और क्या उम्मीदें अगर देखा जाए? नहीं, देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है, ठीक है? तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं, इनके ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली के बिल जो लोगों को इतने इतने आ रहे हैं, हर गांव में मतलब इस बिल को लेके एक समस्या है। तो यही सारी समस्याएं जिसके ऊपर लेके इलेक्शन लड़ा हमने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। तो बस इतना ही है। हाँ, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा और पॉजिटिव तरीके से रहेंगे भी आगे। क्या कहना चाहेंगे जनता सर?
जनता का जो है विकास रुका है, जनता की डिमांड है कि उसको शुरू किया जाए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज़ रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। ठीक है, यही सारा ठीक है। तो केएल शर्मा को आप सुन रहे थे, अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आश्वस्त हैं कि जनता चाहती है विकास हो, काम हो, लेकिन वो हुआ नहीं है और सिर्फ इतनी डिमांड, इतनी इच्छा कि बढ़ चढ़ कर जनता घर से बाहर निकले, वोटर्स बाहर निकले और वोट कास्ट करो। ये एक और अहम तस्वीर, बिल्कुल तस्वीर है बसपा सुप्रीमो की। मायावती के एक दौर में यूपी के अंदर उनकी तूती बोलती थी, मुख्यमंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री तक की सोच रही कि भाई हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन फिलहाल बसपा अपने ही अस्तित्व के साथ अपने ही राज्य के अंदर लड़ाई को लड़ती हुई। यूपी के अंदर भी बसपा का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं, हालांकि बसपा के लिए कहा जाता है कि उसका जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है और वो बसपा को ही, बहन जी को ही वोट डालता है। लेकिन इस बार श्वेता कितना इंपैक्ट डालेगा ये दिलचस्प होगा। लेकिन जीतने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन खेल बिगाड़ने की स्थिति में कई सीट में बसपा जरूर रहती है। अभी के तौर पर इस लिहाज से भी बसपा को देखा जा सकता है। हालांकि कैंडिडेट उतारे हैं उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीट पर, कई जगह माना जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है, लेकिन आज की जो अहम सीटें हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़े चेहरों की बात करें, और विजय जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि 5वां चरण महत्वपूर्ण भी इस लिहाज से है। सीटें कम है, बाकी चरणों की अपेक्षा 49 ही हैं, लेकिन बहुत अहम चेहरे हैं जो जिसका फैसला मतदाता आज कर देंगे कि क्या वापसी जीत के साथ होती है या कोई बहुत बड़ी हार होती है या फिर कोई ऐसा जिसकी जीत की उम्मीद नहीं लेकिन जनता जिताती है। और इसलिए जनता जनार्दन आज जो तय करेगी इन 49 सीटों पर, वो लगभग भाग्य तय हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता, और इससे पहले हम केएल शर्मा को सुन रहे थे। इस वक्त देश के अंदर पॉलिटिक्स और आईपीएल, प्रीमियर लीग, दो ही चीजें चल रही हैं। और जब हम प्रीमियर लीग में आते हैं तो केएल के आगे राहुल आता है और अमेठी से राहुल आउट हो चुके हैं, वो रायबरेली जा चुके हैं और ये विकेट कीपर हैं केएल राहुल। अब ये टिकट कीपर कितने महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे केएल शर्मा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हम वोट शेयरिंग की बात करें, एक और चीज है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2019 में हमें सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ती नजर आई, कांग्रेस अपने कैंडिडेट अलग उतार रही थी। इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ है, बसपा अलग से कैंडिडेट उतारी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षय कुमार वोट डालने पहुंचे हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज सिर्फ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन नहीं है जिनके चेहरों पर नजर आएगी, बल्कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उन पर भी नजर आएगी। मुंबई सेंट्रल के अंदर चुनाव है और ऐसे में मैक्सिमम चेहरे आपको नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन नजर आएंगे, अभिषेक बच्चन नजर आएंगे, शाहरुख खान नजर आएंगे और अनिल अंबानी भी नजर आए। और इसलिए ये सभी सेलिब्रिटी कहते हैं ना कि फैंस बहुत होते हैं, फॉलोवर्स इनके बहुत होते हैं, और इसलिए कल सभी यही अपने फैंस से, वोटर से डिमांड करते नजर आए कि भाई हम लोग भी पहुंचेंगे और आप भी पहुंचिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये 5th जो फेज है, ये 5वां चरण है, महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हो और बड़े बड़े चेहरे वोट कास्ट करने जाएं तो वोटिंग परसेंट तो अलग हट के बाकी पिछले 4 चरणों से इतर ज्यादा ही आना चाहिए। और ये उम्मीद हर कोई कर रहा है, लेकिन उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं ये शाम को 6 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन बेहद अहम तस्वीरें लगातार नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे के पहले से ही कतार लग चुकी थी। हर आमो खास चेहरा इस वक्त अलग अलग बूथों पर अलग अलग इन सीटों के लिए वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए श्वेता, जिन सेलिब्रिटीज की हम बात करें उनमें एक सलमान खान भी है जो आज वोट डालेंगे। और कमाल की बात देखिए, इनको आप सिर्फ पोलिंग बूथ से बाहर जहां भी देखेंगे तो भारी सुरक्षा के बीच देखेंगे, लेकिन पोलिंग बूथ एक ऐसी जगह है जहां वो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह नजर आते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन नरेश जी, सवाल आपसे है, इन 49 सीटों के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा रिस्क जोन में जो चेहरा है वो कौन सा है? देखिए, जो चुनाव में खड़ा होता है विजेंद्र, वो सभी रिस्क जोन में ही होते हैं। पता नहीं जनता कब किसका भाग्य बदल दे, जीते हुए को हरा दे, और जो लगे कि बिल्कुल ये तो मुकाबले में नहीं है उसको जीता भी सकती है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको अलग तरह से समझिए। 4 चरण हो चुके हैं, 5वां चरण है, यानी आज के बाद 2 चरण और हैं। ये जो तीनों चरण है, कहा जाता है कि ये तय करेंगे कि बहुमत किसकी तरफ है, या जो केंद्र की जो भाजपा सरकार है क्या वो रिपीट होगी या नहीं होगी।
क्योंकि इन पे जो बची हुई सीटें हैं, अब जो बची हुई सीटें हैं वो मैक्सिमम वो सीटें हैं जिस पे एनडीए का कब्जा रहा है। अक्षय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये सुनते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार वोट कास्ट करके आ चुके हैं। लेकिन चलिए आपको सुनाएंगे। नरेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो अब जो सीटें बची हैं उनमें वो सीटें हैं जिन पे एनडीए का कब्जा रहा है या भाजपा ने अधिकांश सीटें जीती है। तो ऐसे में इन सीटों को बरकरार रखना, जो लगातार बात करें तीसरी बार मोदी सरकार, ये तभी संभव हो पाएगा जब इन सीटों को, जो बाकी जो 3 चरण में जो सीटें बची है, जिनको पिछले चुनाव के कंपेरिजन की हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें जीती थी, तो इनको बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और आज हालांकि जो चरण है वो तो 5वां है, लेकिन सबसे कम सीटों पे इसी चरण में चुनाव हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो 49 सीटें हैं जिन पे आज चुनाव हो रहा है, उनमें सिर्फ एक सीट है जो कांग्रेस के पास थी, रायबरेली की, और बाकी जो है अधिकांश सीटों पे एनडीए का कब्जा है, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है जो पहले अलायंस में रही थी, या उनकी जो साथी रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो कह सकते हैं ना कि चुनौती किसके सामने है, चुनौती विजेता के सामने होती है। जो जीता हुआ है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अब उसको अपनी जो जीत है वो बरकरार रखनी है। जीत बरकरार रखेंगे तभी जो बहुमत का जो आंकड़ा है या उसके पार जाने की जो बात कर रहे हैं, जो लगातार लक्ष्य निर्धारित किया गया है 400 पार या 370 के लगभग, तो ये तभी संभव हो पाती है जब जहां आपने पिछली बार सीटें जीती थी उन सीटों को तो बरकरार रखा जाए अधिकतम को, और जहां पे आप जीत नहीं सके थे वहां कुछ हासिल किया जाए। ठीक है, तो अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए अनिल अंबानी सबसे अमीर घरानों में से एक, हालांकि फिलहाल बैंक करप्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस कैपिटल हो, एक दौर में इन कंपनियों की तूती बोला करती थी, फिलहाल वोट कास्ट करती है। और इसलिए हम कह रहे थे कि श्वेता सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कौन कौन से सेलिब्रिटी वोट डालने पहुंचे। बिल्कुल, और क्योंकि एसोसिएट एडिटर पंकज सोरी जी भी हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज जी। बेहद अहम है, देखिए फिफ्थ फेज की बात कर रहे हैं, 5वें चरण की, लेकिन जिक्र अभी 49 सीटों को लेकर जो नरेश जी ने कहा, बेहद अहम बात कही कि कई दिग्गज की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर है। लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें भी ये देख सकते हैं आप कि मायावती ने वोट कास्ट किया है। वोट डालने के बाद वो स्याही का निशान दिखाते हुए नजर आ रही हैं कि वोट उन्होंने डाल दिया है, और बेहद अहम चेहरा है उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, और चुनाव में भी जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बीजेपी के अलावा बसपा सपा दोनों का जिक्र होता है। और बसपा क्योंकि राजस्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है, पिछले हम कह सकते हैं कि कार्यकाल में देखा भी था। पंकज जी, मेरा सवाल, कांग्रेस को वाइप आउट कर दिया उत्तर प्रदेश से तो ये बदला कह सकते हैं राजस्थान का भी अगर ध्यान में रखा जाए तो। लेकिन पंकज जी, सवाल ये कि देखिए 49 सीटें हैं, जिक्र भी नरेश जी ने भी कहा, लेकिन अगर हम एक राज्यवार बात करें, उत्तर प्रदेश, क्योंकि मायावती वोट कास्ट करके मीडिया से भी अभी रूबरू होंगी, क्या बात वो रखती हैं इन चुनावों को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमलावर बसपा नहीं रही है। बीजेपी जब भी विपक्ष की बात आती है तो एक अलग भूमिका, क्या कुछ कहने पहले उन्हें सुनते हैं। लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है, भैया माइक नीचे करो, और आज 5 वोटिंग पड़ रहा है। जनता टीवी मेरा वोट 5वें चरण में है। इस मौके तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरख्वास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार
हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 पार जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। होगा मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी, लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, जिनका कहना भी है कि देश हित जनहित के मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि कई राज्यों में गई हूं, बसपा का अच्छा प्रदर्शन है, ये कॉन्फिडेंस उनका दिखा रहा है। हालांकि एक जो बात कही विजेंद्र भी उन्होंने कि इंडी गठबंधन दावे कर रहा है सरकार बनाने को लेकर, उन्होंने कटाक्ष किया तो पिछली बार भी कर रहा था, यानी नहीं बनी, तो इस बार भी हवा हवाई हो सकता है या फिर बना सकते हैं, लेकिन बसपा को लेकर जरूर वो आश्वस्त है कि पहले से मजबूत स्थिति में है। पंकज, उस वक्त आपको रोका था, उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है 14 सीटें जिस पर वोटिंग हो रही है। अब इसमें अब लखनऊ हो, अमेठी, रायबरेली हो, केसरगंज हो, मोहनलालगंज हो, ये तमाम अहम सीट्स हैं, तमाम अहम चेहरे हैं इस पर। ऐसे में क्या नजर आता है, पिछली बार की जीत को रिपीट करना बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 49 सीटों में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं, अगर एनडीए की बात कर ले, जो उसके पास है, यानी जीत के पिछली बार आ चुकी है। देखिए, अभी जो यूपी की जो सीटें बची है या जहाँ पे आज चुनाव हो रहा है, वो वहाँ के अवध और बुलंदशहर और उसके अलावा एक इलाका आता है दोआब, ये 3 इलाकों की ये सीटें, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें वो अवध की है। अवध मतलब जहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जहाँ अवध के राम माने जाते, तो बीजेपी का दावा है कि हम अवध में राम लेके आए हैं, तो उसका आप एक नज़ारा 8 सीटों का अलग से आप समझ सकते हैं। रही बात ये पूरी मिला के कुल 14 सीटें हैं, इन सीटों पर पिछली बार की अगर हम मुकाबले की बात करें तो 5 सीटें ऐसी थी जो जहाँ वो मुकाबला था बेहद नज़दीकी रहा था, क्योंकि उस समय समीकरण ये थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर यहाँ इन सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब थोड़ा सीनियर बदला है, अब जो समाजवादी पार्टी की दोस्त है वो कांग्रेस है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बसपा अपने प्रत्याशियों को अलग से
जो अपने प्रत्याशियों की अलग से बसपा ने घोषणा की है। तो कुल मिलाकर अगर 14 सीटों का हम सिनेरियो देखें तो 5 सीटें अभी इस 14 सीटों में ऐसी नजर आ रही है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जो राजनीतिक विशेषज्ञ है या वहां के जो स्थानीय नेता है वो मान के चल रहे हैं। उन 5 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार बेहद सोशल इंजीनियरिंग के तहत करके उतारे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी मांग जो बसपा की तरफ से जो बात की जा रही थी कि बसपा अभी फुल फ्लैश मूड में चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा इन सीटों पर दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा की तरफ से जो मायावती उन्होंने लखनऊ में एक रैली करके अलग से अवध प्रदेश की मांग उठाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अवध जो है इस समय पर जो यूपी का जो पूरे इलाके उसमें सबसे हॉट इलाका राजनीतिक दृष्टि से अवध बना हुआ है। कारण बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो उसकी तोड़ में बसपा ने वहां पर अवध प्रदेश का एक नारा दिया है। उसका असर 5 सीटों पर हमको वहां देखने को मिल रहा है। जिन 5 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में जरा बताइए कि वहां दलित वोट बैंक कितना है, मुस्लिम वोट बैंक कितना है, क्योंकि अगर बसपा वहां त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है तो नुकसान सपा को करेगी। और मेरा एक और सवाल है कि एक दौर हुआ करता तक, चलिए ठीक है, बीजेपी और बसपा अलग अलग रहते थे, लेकिन जनमानस में भी ये जहन में है चीजें कि भाई बसपा अगर जीत भी गई और अगर बीजेपी सरकार को जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ जाने से, सपा के साथ जाने से बसपा ज्यादा आरामदायक महसूस करेगी बीजेपी के साथ जाने में। देखिए, पहले उन 5 सीटों की हम बात कर लें। वो जो सीटें हैं जहां बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे और दमखम से वहां वो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे, उसमें एक तो मोहनलालगंज है, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं जहां बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बात यहाँ दलित वोटों की करें, क्योंकि यहाँ दलित वोटर जो अभी 14 सीटें हैं इनमें दलित वोटर बेहद निर्णायक भूमिका में है। तो भाजपा ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वहां पर जो गैर जाटा वोटर था उसके ऊपर भाजपा ने फोकस किया। उसमें कोसी थे, कुर्मी थे, इस तरह के वोटरों पे भाजपा ने फोकस किया हुआ है वहां पे। लेकिन जो दलित वोट है, जाटाओं वाला वोट है, वो अभी भी कुछ हद तक बसपा के साथ वहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। अगर बसपा कैंडिडेट खड़े करती है तो उसका सीधा सीधा जो भाजपा के खिलाफ जो वोट होता है वो वोट शेयरिंग होगा और उसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। इसलिए वहां आम जनता के जहन में ये बात है कि बसपा जो है वह भाजपा की बी टीम के रूप में खेलती नजर आ रही है और भाजपा बी टीम ही है। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा जो 5 सीटें हैं यहां पर जो पिछले चुनाव में भी इनमें हार जीत का मार्जिन बेहद कम रहा था, तो यहां कुछ भी होने की स्थिति है। त्रिकोणीय मुकाबला है, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन है, भाजपा है और बसपा है। इन सीटों पर कोई भी कुछ भी परिणाम आ सकता है क्योंकि जातिगत समीकरण बेहद यहां पर उलझे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि बेहद अहम यहां पर ये 49 सीटें हैं, बेहद अहम चेहरे हैं, 6 अहम राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वोटर्स तो घर से निकल रहे वोट कास्ट करने के लिए, किस्मत तय करेंगे। लेकिन आगे क्या कुछ रहता है, हर एक तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस वक्त खुद लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूँ, लाइन तोड़ के निकल जाऊँ आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बस सर बॉलीवुड के ग्रोथ पर क्या कहेंगे? थैंक यू चलो। तो अक्षय कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने वोट डाला। उन्होंने कहा कि भाई 7 बजे मैं आ गया था और उसके बाद मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, सभी को वोट डालने चाहिए। और वाकई में अक्षय कुमार पॉलिटिकली सीधे एक्टिव नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्टिव नजर आते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जिम्मेदारी को समझते हुए ही वोट डालने पहुंचे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से बहती हुई नजर आएगी नरेश जी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जमीन को लगभग खो दिया है और अमेठी को भी उन्होंने इस बार गांधी परिवार से अलग कर दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस अभी उस स्थिति में है जहां वो अपना रसातल देख चुके और वहां से आगे बढ़ती हुई चुनाव में नजर आएगी, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग आउट हो चुकी है। बिल्कुल विजेंद्र, आपने सही कहा कि कांग्रेस ने अपना, कह सकते हैं कि जो मजबूत एक गढ़ था उसको खो दिया। एक वक्त जब कांग्रेस का
अच्छी खासी संख्या में वहाँ एमएलए भी जीतते थे, सरकारें रहती थी, एमपी जीतते थे। 2009 की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे 14 कांग्रेस के सांसद थे और आज स्थिति ये है कि सिर्फ एक सीट रायबरेली उनके पास थी और वो रायबरेली में भी अब चेहरा बदल गया है। तो कांग्रेस के लिए जो है अभी यही है कि इस एक सीट को, रायबरेली को तो बरकरार रखे और दूसरा जो उनका फोकस है वो सिर्फ अमेठी पे है। जो मुझे लगता है कि जो अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें जिस पर देश की भी नज़र है कि इनका परिणाम क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेठी जहाँ पे राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए थे, उसके बाद वो अमेठी से लगभग दूर रहे थे। तो इस बार जो आपने शुरू में कहा था कि पहले तो राहुल गांधी यहाँ थे, इस बार राहुल की जगह केएल यहाँ पे है, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि एक तो चूंकि पिछला चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में रणनीतिक रूप से ये देखा गया हो कि कहीं वो रिपीट ना हो ऐसी स्थिति। दूसरा, चूंकि उस चुनाव के बाद राहुल गांधी का फोकस पूरी तरह से वायनाड पे हो गया था, तो जो लोगों से दूरी रही थी उस दूरी का भी इस बार चुनाव में कोई उसका असर ना दिखे। इस कारण से रणनीतिक रूप से राहुल गांधी अच्छा, एक और सवाल ये बताइए, इसका कितना असर दिखाई देगा? क्योंकि श्वेता, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मोदी अगर आ गए तो योगी को हटा देंगे। अब उस बयान के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्या इसका असर आपको नरेश जी दिखाई देगा? क्योंकि यूपी में इस बात का जिक्र चल रहा है और वहां वोट जो पड़ेंगे वो मोदी के साथ साथ योगी को भी पड़ेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं कि कोई उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उत्तर प्रदेश में खासकर वहाँ की राजनीति में कोई ज़्यादा असर नहीं है। वो तो खुद कहते हैं मेरी छोटी सी पार्टी है दिल्ली में है और एक पंजाब में सरकार, 2 छोटे छोटे राज्य हैं। तो बड़े राज्यों में उनके बयानों का ज़्यादा असर नहीं होता, खासकर जब आम चुनाव हो रहा हो। बिल्कुल नरेश जी, आप देख सकते हैं और जिस तरह से हम अहम चेहरों की बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल भी उसी में शुमार है, प्रत्याशी भी है। लेकिन इस सीट को लेकर जरूर ये कहा जा रहा है विजेंद्र की बाहरी के तौर पर पीयूष गोयल को देखा जा रहा है, स्थानीय मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मजबूत चेहरा पीयूष गोयल है, ऐसे में जीत को लेकर बीजेपी सीट से आश्वस्त। फिलहाल वोट कास्ट करने पहुंचे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल रणनीति का हिस्सा रहते हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस सीट से लड़ रहे हैं उस पर बीजेपी पूरे तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि वहां जो वोट कैंडिडेट को मिले वो बीते चुनाव में 75% से ज्यादा वोट मिले हैं और उससे 2014 में 72% के आसपास वोट मिले थे और इसलिए पीयूष गोयल को उतारा गया। 3 बार से वो राज्यसभा जा रहे हैं। इस बार कई ऐसे कैंडिडेट राज्यसभा से जिनको लोकसभा के चुनाव में उतारा गया और शायद ये बीजेपी की रणनीति है कि भाई आप ऐसे ही मंत्री नहीं बन सकते, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, वहां चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से भूपेन के साथ उनका मुकाबला है नरेश जी, क्योंकि कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिनको उतारा गया है मैदान में और जिस मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को उतारा गया वहां बीजेपी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती है, लेकिन 2 बार के विनिंग कैंडिडेट को हटाकर पीयूष गोयल को टिकट दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि इस बार उन सांसदों को जनता के बीच भेजा गया है जो राज्यसभा के माध्यम से कह सकते हैं कि मंत्री बनते थे या सत्ता में रहते थे। तो राजस्थान से भी ऐसा हुआ है और महाराष्ट्र की जो आपने बात की, खासकर मुंबई नॉर्थ की, जहाँ से पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। और आपने सही कहा कि वहाँ के जो सिटिंग जो एमपी थे 2 बार के गोपाल को, उनका टिकट काटा और पीयूष गोयल को चुनाव लड़ा गया। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी जिस तरह का इनका ओरा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा कि अब थिंक टैंक का काम करते हैं, अब रणनीतिकार ये कहलाते हैं पीयूष गोयल। तो ऐसे में वहाँ पे वो पार्टी भी चाहती है कि जिन चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है वो जनता से चुनकर आने चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि हम जो है वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि बजाय अन्य किसी तरीके से राज्यसभा के माध्यम से उनको मंत्री नहीं बनाए। तो इस तरह का संभव तो ये प्रयोग कर रहे हैं इस बार कि अगर सरकार बनती है तो ये भी फिर से जो मंत्री बनना इनका लगभग तय है, लेकिन ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि जनता से चुने हुए सीधे प्रतिनिधि आए, उनको हम सरकार चलाने का मौका देना चाहते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता से चुनकर आए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि उस सीट पर अगर हमें कोई चेहरा उतारना और वो चेहरा मजबूत चेहरा हो तो जीत को लेकर भी आश्वस्त पहले हो जाते हैं कुछ सीटों को लेकर, उसमें भी एक ये सीट शुमार हो जाएगी जब पीयूष गोयल है। बिल्कुल, देखिए जो गोपाल सेठी 2 बार से जीते हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी जो जगह से अब इनको टिकट दिया गया है। ऐसी कई सीटें हैं। अगर हम राजस्थान में तो चूंकि चुनाव हो चुके हैं, अगर हम यहाँ से जोड़ के देखें
कई ऐसी सीटें हैं जो बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जीती थी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिली, नए चेहरों को टिकट मिला है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि मजबूत जो है वो सीट, जो पार्टी की सीट हो, या तो वहाँ पे लड़ाया जाता है, और दूसरा या फिर बड़ी एकदम चुनौतीपूर्ण हो कि यहाँ पे इस तरह का चेहरा दिया जाए कि वो सीट हमें छीननी है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव बीते 5 सालों के अंदर हुआ है। एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, इसके अलावा शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। कमाल की बात यह है कि जिन्होंने उनको शुरू किया, जिन परिवारों ने शुरू किया, आज उनका एक्चुअल पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि भाई पीयूष गोयल हो गया, बाकी जो चेहरे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना नेचुरल अलायंस थे और इसलिए वहां बम्पर जीत भी हुई। इस बार उद्धव अलग चल रहे हैं, मराठा मानसिकता एक अलग चीज है और शिवसेना की एक्चुअल मानसिकता अलग है। बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये इस पे बात करेंगे हम पहले, लेकिन जो पीयूष गोयल की बात जो भी अपन कर रहे थे, एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पीयूष गोयल पहले राजस्थान की भीलवाड़ा जो सीट है उनसे भी उनका नाम चर्चाओं में था, और जिस सीट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई उत्तर, यहाँ राजस्थानियों की अच्छी खासी तादाद है। कुल मिला के पीयूष गोयल का राजस्थानियों से पुराना कनेक्शन रहा है, इसलिए सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब बात जो महाराष्ट्र की राजनीति की हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पर लड़ाई असली नकली की है, जो लगातार हर चरण में हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि शिवसेना का एक गुट जो मुख्यमंत्री शिंदे, उनका गुट भाजपा के साथ है, वहीं एनसीपी का जो शरद पवार है, एनसीपी शरद पवार कांग्रेस के साथ वहाँ खड़ी है। लेकिन ये सब इतना होने के बावजूद भी अपने अपने दावे पार्टियां करें, लेकिन इनका जो कोर वोट बैंक है वो वहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो एनसीपी की बात करें तो दोनों के बीच में असमंजस्य का वहाँ का जो वोटर है, चाहे एनसीपी शरद पवार वाली हो, चाहे एनसीपी अजीत वाली एनसीपी हो, उसको लेकर वहाँ का वोटर बहुत भ्रमित दिखाई दे रहा है। ऐसा है हाल शिवसेना की सीटों पर भी है, जहाँ कई सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और शिवसेना जो शिंदे की जो मुख्य शिवसेना जिसको चुनाव आयोग ने घोषित किया है, उनके बीच में मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी मतदाता बेहद भ्रम की स्थिति में है। बात जहाँ तक भाजपा की है, तो भाजपा ने उन सीटों पर हाथ नहीं डाला है जो शिवसेना के खाते में पिछले चुनाव में बीजेपी ने दी थी और जहाँ से शिवसेना जीत के आई थी। बीजेपी ने इस बार भी वो सीटें गठबंधन के हिसाब से शिवसेना को ही दी है, और वहाँ जो मुकाबला है वो उद्धव वर्सेज जो एकनाथ शिंदे उनके बीच में है। इसलिए उस लड़ाई से बीजेपी ने बहुत ही समझदारी से अपने आप को अलग रखा है। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी क्योंकि गठबंधन में, तो अपना गठबंधन धर्म जो है बीजेपी वहाँ निभा रही है। वहाँ बड़े नेता चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, मुंबई में काफ़ी लंबा कैंपेन चला है बड़े नेताओं का, और जो अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री है वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो राजनीति है उसमें बीजेपी की चतुराई जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो सीटें विवादित थी या जहाँ पर वोट उनका बढ़ सकता था, उन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जो शिवसेना की सीटें हैं, जो मूल रूप से शिवसेना की थी, वहाँ पर लड़ाई उन्होंने दोनों शिवसेनाओं के बीच में ही छोड़ दी। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को कहीं इन सीटों पर वोट का बैंक का किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सीधा मुकाबला या तो वहाँ एनसीपी से कर रही है या कांग्रेस से कर रही है। शिवसेना उद्धव के सामने किसी तरह का कोई बीजेपी का कैंडिडेट उतारा भी होगा तो हो सकता है 1-2 सीट में कोई जातीय समीकरण इस तरह के हो। के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, क्योंकि वहां जो विघटन हुआ है वो पुत्र मोह में हुआ है दोनों ही पार्टियों के अंदर। तो कार्यकर्ता जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं एक कैंडिडेट के साथ, एक नेता के साथ। उस स्थिति में आपको एकनाथ शिंदे क्या वाकई में उद्धव ठाकरे पर मजबूत नजर आते हैं? क्योंकि बाला साहेब ने कभी राजनीति में एंट्री नहीं की और उन्होंने कहा कि एक बयान जो वायरल हो रहा है कि भाई अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना ही खत्म कर दूंगा। ये बयान इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत वायरल हुआ है। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना की जो नींव रखी गई थी या शिवसेना जो पार्टी ने गेन किया था महाराष्ट्र में, कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति करते हुए शिवसेना ने गेन किया था। उसके बाद चाहे उन्होंने मराठी उसकी राजनीति की हो, चाहे बाद में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना देश भर में अलग पहचान लेके खड़ी हुई हो, लेकिन जो उनका अहम मुद्दा था वो कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना खड़ी करी थी बाला साहब ने। और उसके साथ ही उनका एक स्टेटमेंट ये भी था कि कुछ भी हो जाए, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य कभी भी मुख्यमंत्री या किसी सरकारी पद पर नहीं आएगा। इन दोनों ही चीजों का जो है उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में इन दोनों का ही उल्लंघन होता दिखाई। उज्जवल निगम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बेहतरीन वकील है, लेकिन कितने अच्छे सियासतदान होंगे, परिणाम बताएंगे, क्या कह रहे हैं सुनिए। अशी मी त्यांना आवाहन करतो, विनंती करतो। यावेळेस मुंबईकर अधिक मतदान करतील असं अपेक्षित आहे आणि कोणत्या विषयाला धरून मुंबईकर मतदान करतील असं दिसतं? 3 दिवस सुट्या असल्यामुळे अशी भीती वर्तवण्यात येत होती की मुंबईमधील मतदान टक्का कमी होईल, पण मला खात्री आहे की मुंबईचा मतदार हा अत्यंत जागृत आहे, आपल्या हक्काविषयी त्याला कल्पना आहे, आणि म्हणून आजच्या या दिवशी